चलिए, तो आगे की कार्यवाही है। तो पिछले क्लास में मैंने दिया था क्लासिफिकेशन, ठीक है, और बेसिकली हम लोगों को मेन मोटिव है उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है, ठीक है, तो पब्लिक, प्राइवेट और ओपीसी कंपनी के बीच जो है डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड ओपीसी 1% कंपनी, ठीक है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 71, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 एंड सेक्शन 2, इसका भी शायद 68 ही है ना, देखिए तो कितना है, 68 है ना ओपीसी। सिक्सटी टू, हाँ ठीक है, 62। तो कंपनीज एक्ट में ये मेंशन है, ठीक है। अब इसके बेसिस पर हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। तो एक पब्लिक कंपनी क्या क्या कर सकती है? तो एक पब्लिक कंपनी, इट कैन इशू इट्स प्रोस्पेक्टस, इशू इट्स प्रोस्पेक्टस, ठीक है, प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। ट्रांसफर इट शेयर्स, ठीक है। दूसरा काम क्या कर सकती है? तो इसके जो मेंबर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने शेयर्स को दूसरे लोगों को ट्रांसफर कर सकते हैं। इवन दाउ की कंपनी को भी जो है शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड, वोटिंग एंड पार्टिसिपेशन एंड प्रॉक्सी राइट, proxy right can be transferred and used। अब देखिए कि बहुत बार कंपनी में क्या होता है कि वोटिंग राइट की बात करते हैं हम लोग। तो वोटिंग राइट क्या होता है कि अगर किसी चेयरपर्सन का सिलेक्शन हो रहा है या किसी मैटर पे अगर कुछ डिस्प्यूट हुए या कोई डिसीजन पेंडिंग है तो वहां पर वोट किया जाता है। मेंबर्स तो होंगे कंपनी के, जो शेयर होल्डर्स होंगे दे विल वोट, समझ गए। और वहां पर वोट का जो कॉन्सेप्ट है तो याद रखिएगा, 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट, ठीक है। अब अगर किसी एक व्यक्ति के पास अगर 5,000 शेयर है, यानी कि उसका 5,000 वोट जो है उसके फेवर में जाएगा। ये नहीं कर सकता वो कि ठीक है 2,000 शेयर का वोट मैं दूसरे को दे रहा हूं और 3,000 शेयर का वोट मैं दूसरे को दे रहा हूं, नहीं। वह एक व्यक्ति जिस किसी को भी वोट करेगा वो पूरा का पूरा 5,000 वोट उसके फेवर में जाएगा। अगर उसके पास 5,000 शेयर है, अगर उसके पास 10,000 शेयर है तो पूरा का पूरा जो है 10,000 शेयर जाएगा। इज इट क्लियर? अब देखिए, तो 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट, यहां तक तो दिक्कत। अब यहां पर नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन राइट। शेयर होल्डर्स जो भी होंगे, ठीक है, उनको मैनेजरियल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के राइट्स होंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड है आपका प्रॉक्सी राइट। प्रॉक्सी क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रॉक्सी? आप लोग कभी प्रॉक्सी यूज करते हैं? आप लोग तो कभी नहीं किए होंगे अभी तक। व्हेन यू विल ज्वाइन कॉलेजेस यू विल डू द प्रॉक्सी, ठीक है। प्रॉक्सी का मतलब होता है मेकिंग अटेंडेंस, मेकिंग प्रेजेंस ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, ठीक है। किसी दूसरे के बिहाफ में जो है प्रेजेंस को जो है क्या करना, दर्ज करवाना, ठीक है। ये प्रॉक्सी कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आज मैं कॉलेज नहीं गया, ठीक है, बट माई फ्रेंड हैज मेड माई अटेंडेंस ऑन बिहाफ ऑफ मी,
कैसे? अब सर कॉलेज में 100-150 बच्चा है, तो मुड़ी झुका करके बोल दिया, जैसे ही कॉल है नगीना कुमार जी सर, ठीक है। अब वो अपना भी अटेंडेंस बोल रहा है और मेरा भी अटेंडेंस बोल रहा है। दिस इज सो कॉल्ड प्रॉक्सी, बट देयर दैट टाइम प्रॉक्सी इज इलीगल। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्रॉक्सी इन कंपनी, इट इज लीगल। प्रॉक्सी मीन्स ट्रांसफर ऑफ वोटिंग राइट, ठीक है। जब कंपनी में मेंबर्स जो है अनेबल होते हैं किसी वोटिंग राइट, वोटिंग वगैरह में पार्टिसिपेट करने में, तो वो क्या करते हैं, एक रिटेन परमिशन, रिटेन लेटर जो है क्या करते हैं, प्रॉक्सी के तौर पर जो है दूसरे को दे देते हैं। अब जिस व्यक्ति को दिया गया है, तो प्रॉक्सी के टाइम में उसमें क्लियर इंफॉर्मेशन रहता है कि आई एम एग्री विद द डिसीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन टू whom he or she is giving vote, ठीक है। देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्ट्राडिक्शन और मतलब कि डेविएशन, इसके बारे में वो क्लियरली जो है उसमें मेंशन करेगा, ठीक है। ये प्रॉक्सी कहलाता है। मतलब अगर मान लीजिए कि ये दोनों चेयरपर्सन के सिलेक्शन के लिए जो है खड़ा हुआ है, ठीक है। मान लो शुभांगी और क्या नाम है हुआ, जागृति, ठीक है। तो ये दोनों जो है मान लीजिए कि चेयरपर्सन के सिलेक्शन के लिए खड़े हुए, ठीक है। अब हम उस कंपनी में मेंबर हैं, मतलब शेयर होल्डर है। निर्मल भी शेयर होल्डर है, बट निर्मल जो है तिलैया गया हुआ है, ठीक है, अक्सर चला जाता है। अब वो आ नहीं सकता है, उसने क्या किया, अपना वोटिंग राइट मुझे ट्रांसफर कर दिया, एक रिटन नोट कि हाँ आप जो जिसके भी फेवर में वोट देंगे, ठीक है, वही मेरा वोट होगा। उसमें किसी भी तरीके का कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, हम मानेंगे, ठीक है, मेरी ओर से कोई आपत्ति नहीं। ये कह करके जो है अब हम जो है, अब निर्मल की इच्छा थी कि ठीक है वोट किसको मिलना चाहिए था, शुभांगी को, लेकिन हम क्या किए, जागृति को वोट दे दी। तो ये कल के डेट में हमसे क्वेश्चन अराइज नहीं कर सकता कि मेरा 5000 वोट उसके फेवर में कैसे चला गया, ठीक है। वहां पर प्रॉक्सी क्या होगा, लीगल होगा। तो याद रखिएगा कि पब्लिक कंपनियां क्या करती है, वोटिंग राइट, जब ये प्रॉक्सी राइट वगैरह सब कुछ यूज करने का जो है राइट रखती है, लेकिन ट्रांसफर ये प्राइवेट कंपनी क्या नहीं कर सकती। तो प्राइवेट कंपनी आपका रिस्ट्रिक्शन लगाएगी, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ऑन इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ठीक है। मतलब प्रोस्पेक्टस के इशू पर क्या करती है, रिस्ट्रिक्शन इंपोज करेगी। यानी कि प्राइवेट कंपनियां पब्लिकली अपना प्रोस्पेक्टस जब नहीं इशू होगा तो शेयर नहीं इशू होगा, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनियां पब्लिकली अपना शेयर जो है इशू नहीं कर सकती, ठीक है। एक दूसरा, जब शेयर इशू नहीं हो सकता है तो प्राइवेट कंपनियां अपने शेयर्स को, मतलब कि उसके जो मेंबर्स होंगे वो मेंबर्स जो है अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये जब भी ट्रांसफर होगा वो डिनेस्टी वाइज या क्या बोलते हैं उसको, फैमिली वाइज होगा। जैसे मान लीजिए कि एक फैमिली मेंबर जो है दूसरे फैमिली मेंबर को ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है, लेकिन किसी अदर पार्टी को जो है ट्रांसफर नहीं करेगा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट, तो यहां पर जो है नॉट ट्रांसफर, यहां पर शेयर ट्रांसफर नहीं होगा। उसके बाद वोटिंग एंड पार्टिसिपेशन राइट, नो राइट टू माइनर्स, माइनर्स को कोई राइट नहीं। यहां माइनर्स का मतलब लेस देन 18 इयर्स एज नहीं है, यहां पर माइनर्स का मतलब जो है जिसके पास बहुत कम शेयर है, ठीक है, उसको राइट नहीं होता है। और बेसिकली प्राइवेट कंपनी में जो भी डिसीजंस होते हैं दैट इज बीइंग टेकन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितना होगा, मिनिमम टू मैक्सिमम 15, ठीक है। तो 15 डायरेक्टर्स जो है वही लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। चलिए
अब आइए ओपीसी सेक्शन 2 सब सेक्शन 62, ठीक है। तो ओपीसी की अगर हम बात करें तो ओपीसी के बारे में क्लियरली स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ओपीसी कैन बी स्टार्टेड बाय इंडियन सिटीजन, फर्स्ट जो टर्म है, ठीक है। इट कैन बी स्टार्टेड ओनली बाय इंडियन सिटीजन। अब देखिए, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है, इंडियन सिटीजन के कैटेगरी को क्लासिफाई किया गया, ठीक है। तो एक कंप्लीटली रेसिडेंट इन इंडिया, सेकेंड पार्शियली रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है, और थर्ड नॉट रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है। ये 3 कैटेगरी बनाया गया। तो यहां पर जो कंडीशन है, तो कंप्लीट एंड पार्शियली रेसिडेंट इन इंडिया को जो है यहां पर इंडियन सिटीजन के कैटेगरी में रखा गया। यानी कंप्लीट रेसिडेंट इन इंडिया यानी कि 365 डेज में 360, ठीक है। किसी टूरिस्ट वीजा इन सब के तौर पर अगर वो बाहर जाता है, डजंट मैटर, लेकिन वो कंप्लीटली इंडियन सिटीजन माना जाएगा। दूसरा, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो है सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहा गया है कि दोज पीपल, ठीक है, हु आर इंडियन सिटीजन एंड लिविंग 182 डेज इन इंडिया, ठीक है, किसी भी साल में 182 दिन, ठीक है, 182 डेज, ठीक है। कितना दिन चाहिए? 182 डेज वो इंडिया में रहना चाहिए। यानी कि अगर हम इस साल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं 1% कंपनी के तौर पे, ठीक है, तो पिछले साल मैं इंडिया में कम से कम कितना दिन रहा हूं? 182 डेज मैंडेटरी है, तभी मैं इंडियन सिटीजन माना जाऊंगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई फॉरेनर आकर के 182 दिन रह लिया उसको इंडियन सिटीजन मान लिया जाएगा, वो तो इंडियन सिटीजन है नहीं। जो हमारा सिटीजनशिप का जो तरीका है, ठीक है, कि कम से कम यहाँ पर प्रॉपर्टी एक्वायर करना पड़ेगा, 5 इयर्स से ज्यादा जो है रहना पड़ेगा, जॉब लेना पड़ेगा, या कोई फॉरेनर अगर यहाँ की किसी लेडी से जो अगर मैरिज कर लेता है, या कोई फॉरेन लेडी जो है अगर यहाँ के, खास करके देखिए जनरली क्या होता है कि चूंकि हमारा जो कंट्री है वो पैटर्नल कंट्री है, ठीक है, तो जो भी पोजीशन होते हैं वो पैटर्नल बेसिस पे होते हैं। तो लेडीज जो फॉरेनर लेडीज है उसको तो यहाँ पर आसानी से जो है मिल जाएगा सिटीजनशिप, कि अगर कोई फॉरेनर लेडी जो है अगर यहाँ मैरिज कर लेती है, ठीक है, इंडियन सिटीजन से, तो उसको ऑटोमेटिक जो है इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगा। और दूसरा, अगर कोई पर्सन यहाँ पर कोई फिक्स प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेता है और पिछले 5 से 10 सालों में कंटिन्यू रहा हो इंडिया, ठीक है, मतलब कंटिन्यू का मतलब है एटलीस्ट 182 डेज इन इंडिया, ठीक है, और यहाँ का वो तब वो यहाँ पर क्या माना जाएगा? एसएससी माना जाएगा। एसएससी मतलब समझ में आता है, ठीक है, जिसके ऊपर टैक्स का असेसमेंट हो सकता है, यानी कि जो टैक्स इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे कर सकता है, ठीक है। तो 182 डेज के कंडीशन में या कोई भी फॉरेनर अगर उस टर्म को फुलफिल करता है तो वो इंडियन सिटीजन माना जाएगा। तो वैसे केस में ओपीसी स्टार्ट किया जा सकता है। ओपीसी इज नथिंग एक्सेप्ट अ काइंड ऑफ sole proprietorship business, but there in sole proprietorship business the liability was unlimited, but if we are talking about company, तो कंपनी में क्या है? लाइबिलिटी लिमिटेड होगा, समझ गए। लेकिन ओपीसी के लिए जो है याद रखिएगा कि इट कैन नॉट एक्सीड द टर्नओवर ऑफ ₹2 करोड़, ठीक है, 2 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर इंक्रीज नहीं कर सकता है, ठीक है। मैक्सिमम 2 करोड़ का टर्नओवर जो है इसका जाएगा, नॉट मोर देन 2 करोड़। क्या ये कहां कर दिया गया? 50 लाख का टर्नओवर ये प्रोसीड जो है किसके लिए है? तो उन लोगों के लिए है या उस बिजनेस एंटरप्राइज के लिए जहां पर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी है। लेकिन इफ यू आर रनिंग द बिजनेस, ठीक है, अंडर ओपीसी 1 पर्सन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर अगर आप बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं,
तो आपको एक बेनिफिट क्या मिलेगा, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 AS3 के तहत कहा जाता है कि इट इज मैंडेटरी टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर दोज इंटरप्राइजेज विच सेल प्रोसीड इज मोर देन 50 लाख रुपीज, और ठीक है जहां पर सेल प्रोसीड आपका 50 लाख रुपया से ज्यादा है, और विच कंपनी इज रजिस्टर्ड इन एनी, रजिस्टर्ड करने का मतलब लिस्टेड इन एनी अदर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया में जो है टोटल 10 स्टॉक एक्सचेंज है, 10 में से किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में अगर उसका नाम लिस्टेड है तो उसके लिए कैश फ्लो बनाना जो है मैंडेटरी है। लेकिन 1% कंपनी के लिए क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी नहीं होता है। समझ गए, ये एक एग्जाम्पल है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जहां पर आपका 2 करोड़ से ज्यादा का भी जो है सेल प्रोसीड, 2 करोड़ तक का सेल प्रोसीड होगा, तब भी आपको जो है क्या करना, मतलब कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी नहीं होगा। एक दूसरा, अब आइए ओपीसी का क्या बेनिफिट है, किसी कुछ पूछना है बोलो। मिनिमम पेड अप कैपिटल के बारे में कोई लिमिट नहीं है इसका, वहां पर बुक में भले ही 1 लाख दे दिया हो उसको काट दीजिए, ठीक है, इसका कोई लिमिट फिक्स नहीं है, ठीक है। ओपीसी को लेकर के पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल आपका 5 लाख है, प्राइवेट कंपनी को लेकर के मिनिमम पेड अप कैपिटल आपका 1 लाख है, ठीक है। चूंकि ये भी ओपीसी भी प्राइवेट कंपनी माना जाता है, इसीलिए लोग मान लेते हैं कि 1 लाख रुपया मिनिमम पेड अप कैपिटल होगा, लेकिन पब्लिक का 5 लाख, प्राइवेट कंपनी का 1 लाख, और ओपीसी का कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, ठीक है। आपका कंपनी अगर 10,000 में स्टार्ट हो जाता है 10,000 में स्टार्ट कर लीजिए, कंपनी अगर 50,000 में स्टार्ट होता है 50,000 में स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। ये आपके नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके की कंपनी जो है चलाना चाह रहे हैं। इज इट क्लियर? अब देखिए, तो यहां पर मैक्सिमम जो है 2 करोड़ का टर्नओवर होगा, ठीक है। अब आइए, तो पेड अप कैपिटल की अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख, ठीक है, 1 लाख, और इसमें नो लिमिट। अब देखिए कि ओपीसी के साथ अगर हम लोग टर्म डिस्कस करें कि ओपीसी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ओपीसी जो है नाम के अंत में क्या करेगा, ओपीसी पीवीटी एलटीडी यूज करेगा, प्राइवेट कंपनी अपने नाम के अंत में पीवीटी एलटीडी यूज करेगा, और पब्लिक कंपनी अपने नाम के अंत में सिर्फ एलटीडी, ठीक है, लिमिटेड टर्म यूज करेगा। उसके बाद अब देखिए कि ओपीसी की अगर हम बात करें तो बेनिफिट क्या है, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप, बहुत बार क्वेश्चन दे देता है इस तरीके से घुमा करके, ठीक है, कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ओपीसी, ठीक है, इन कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, और अदर फॉर्म ऑफ कंपनी। तो अदर फॉर्म ऑफ कंपनी के बेसिस पर देखें तो अदर फॉर्म ऑफ कंपनी में क्या है, एजीएम कॉल करना पड़ेगा आपको, एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। एनुअल जनरल मीटिंग इसलिए कॉल किया जाता है क्योंकि आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना होता है। यहाँ ओपीसी में क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम एक ही पर्सन है। अगर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ 15 होगा मैक्सिमम, यहाँ भी 15 होगा, यहाँ तो मिनिमम भी है और मैक्सिमम भी है, 1 पर्सन है, एक से जैसे ही एक्सीड कर जाएगा तब तो वो ओपीसी रहेगा ही, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर जो है तो कोई एजीएम कैलकुलेट नहीं होगा, मतलब सॉरी एजीएम कोई कॉल नहीं होगा, ठीक है, कोई डिविडेंड का डिक्लेरेशन नहीं होगा, ठीक है, ना ही किसी भी तरीके का आपको स्टैट्यूटरी मीटिंग कॉल करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और ना ही आपको रजिस्ट्रार ऑफिस से शेयर इशू करने के लिए परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक व्यक्ति अकेला मालिक है, वही मेंबर है, तो सारा शेयर किसके पास होगा, उसी व्यक्ति के पास होगा, ठीक है। लेकिन ओपीसी के साथ जो है एक बेनिफिट है कि इट कैन बी कन्वर्टेड आइदर इन प्राइवेट कंपनी और इन पब्लिक कंपनी, बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल कंप्लीट कर लेने के बाद, ठीक है। अगर 2 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो 2 साल के बाद आप क्या कर सकते हैं, इफ यू वांट टू एक्सपैंड योर एरिया, ठीक है, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति 2 करोड़ तक की लिमिट रहेगा। अब अगर उसका बिजनेस अगर एक्सीड कर रहा है, ठीक है,
तो एक्सीड करेगा वो इलीगल डिक्लेयर हो जाएगा, एक्सीड नहीं कर सकता है, तो उसको हर हाल में 2 साल तक 2 करोड़ में ही टर्नओवर करना होगा। उसके बाद एक्सपैंड करने के लिए फिर उसको क्या करना होगा, रजिस्ट्रार ऑफिस में जो है एप्लीकेशन देना होगा फॉर एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है, एंड कन्वर्जन ऑफ ओपीसी इनटू प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के टर्म में जो है उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेगा, वो एक्सटेंशन नोटिस देगा, ठीक है। तो वो कर सकता है। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? एनीवन? बोलो जी बच्चा लोग, किसी को कोई प्रॉब्लम? श्रेष्ठा, श्रेष्ठा है जी? श्रेष्ठा को कॉल कर दो, देखो ज्वाइन नहीं किया है, पहले इन्फॉर्मेशन नहीं है। चलिए देखिए आगे। अब इसके बाद आगे का टर्म देखते हैं हम लोग। तो पब्लिक, प्राइवेट और ओपीसी हो गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कंपनी के कैपिटल की, ठीक है। पहले कैपिटल डिस्कस करेंगे, देन फिर शेयर्स पे आएंगे, ठीक है। या पहले शेयर्स ही बता दूं? पहले शेयर बता देता हूं फिर कैपिटल पे आऊंगा। चलिए, तो मैंने डेफिनेशन में लिखा था कि द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इन ए स्मॉल यूनिट नोन एज शेयर, ठीक है। तो शेयर के बारे में बहुत बार होता है कि डेफिनेशन लिखने के लिए तो बहुत लोग जो है जैसे सेल याद किए हुए ना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी, ठीक है, इज इक्वल टू सेल, तो उसी तरीके से शेयर्स के बारे में लिख देता है, ठीक है। और भूल जाता है कि हम कंपनी के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, बस स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल के जगह क्या कर देगा, बॉडी लगा देगा, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी शेयर हो गया, ठीक है। लेकिन उसमें एक टर्म और जोड़ना होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, सेल में। लेकिन यहाँ पर क्या है, लोगों को शॉर्टकट ज्यादा याद रहता है ना, तो शॉर्टकट याद रख लेता है, और जहाँ शेयर के जगह वहां पर बॉडी लगा देता है। पता चला कंपनी के डेफिनेशन के बजाय सेल का डेफिनेशन लिख करके आया बच्चा, ठीक है। तो ये मत करिएगा, शेयर्स के पूरे डेफिनेशन में याद रखिएगा। मैं एक परफेक्ट डेफिनेशन बता रहा हूं शेयर का। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ company's capital which has equal face value of the same category for each share। जितने भी शेयर हैं उन सभी के क्या होंगे, इक्वल फेस वैल्यू होंगे, ठीक है। जैसे कंपनी अगर 10 रुपए का फेस वैल्यू का अगर शेयर इशू किया है, याद रखिएगा कल के डेट में उस कंपनी के शेयर्स के मार्केट प्राइस राइज कर सकते हैं, लेकिन उसका फेस वैल्यू 10 ही रुपया रहेगा। चाहे आप 1 शेयर खरीदिए, 10 शेयर खरीदिए, भले ही उस शेयर को आप 1000 रुपये में क्यों नहीं खरीद रहे हैं, याद रखिएगा कि कंपनी में कैपिटल के तौर पर आपका 1 शेयर का 10 ही रुपया जाएगा। बाकी का कंपनी का अपना बेनिफिट होता है, जिसको हम लोग प्रीमियम कहते हैं, पढ़िएगा उसका ट्रीटमेंट, ठीक है। कैपिटल, अगर मान लीजिए कि कंपनी अलग अलग ग्रुप बना करके रखी है शेयर्स का, ठीक है, और अगर एक ग्रुप का शेयर का एक फेस वैल्यू 10 रुपया है, तो उस ग्रुप के जितने भी शेयर्स होंगे उसका वैल्यू कितना होगा, 10 रुपया होगा, ठीक है। उसके बाद वाले का अगर वैल्यू जो है 50 रुपये डिसाइड किया है, तो उसका वैल्यू जो है क्या होगा, 50 रुपया ही होगा, ठीक है। चलिए, अब आइए तो टाइप्स ऑफ शेयर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ शेयर,
इसको दो कैटेगरी में बांटते हैं हम लोग। फर्स्ट आपका इक्विटी शेयर, सेकंड प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर को हम लोग दूसरे टर्म में ऑर्डिनरी शेयर भी कहते हैं, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कहे, प्रेफरेंस शेयर कहे, ठीक है, दो अलग अलग शेयर है। अब इक्विटी शेयर को ऑर्डिनरी शेयर भी अगर लिखता है तो उसका मतलब इक्विटी शेयर ही है, ये नहीं कि सर ये तो पढ़ाए नहीं थे, ऑर्डिनरी शेयर कहाँ से आ गया, इसका अलग ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। तो ऑर्डिनरी शेयर और इक्विटी शेयर सब एक ही होता है, ठीक है। अब आइए, तो इक्विटी शेयर याद रखिएगा कि कंपनी के जो रियल ओनर कहे जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी एंड मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनी यूज टू इशू इक्विटी शेयर, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर के साथ कंडीशन क्या है कि व्हेनेवर कंपनी इज इशूइंग इक्विटी शेयर for raising funds for the business, raising finance for the business, okay, then there is no provision of refund or redemption of equity share. इक्विटी शेयर का रिडम्पशन जो है कंपनी अपने लाइफ टाइम में नहीं करती है। तब कहिएगा कि एक व्यक्ति जब जो शेयर खरीद लिया इक्विटी शेयर, तो क्या मतलब कि जब तक कंपनी बंद नहीं होगी उसका पैसा नहीं मिलेगा? नहीं, मिल सकता है। जैसे ही क्या होगा कि कंपनी फुल्ली पेड कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो फुल्ली पेड होने के बाद क्या होता है कि कंपनी जो है शेयर्स को कन्वर्ट कर देती है स्टॉक में, ठीक है। हमने कल क्वेश्चन दिया था डिफरेंस या मतलब कि मीनिंग जानने के लिए कि शेयर और स्टॉक में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो शेयर का मतलब क्या है, कंपनी जो शेयर इशू कर रही है, तो शेयर कैन बी फुल्ली पेड और पार्टली पेड, बट स्टॉक विल बी ऑलवेज फुल्ली पेड। तो अ ग्रुप ऑफ फुल्ली पेड शेयर इज नोन एज स्टॉक, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर जितने भी हैं याद रखिएगा, और हमेशा ध्यान रखिएगा कि वन स्टॉक इज ग्रेटर देन वन शेयर, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर हमने 5 शेयर खरीद रखा है और वो 5 शेयर फुल्ली पेड है, तो 5 शेयर एक स्टॉक है, ठीक है। अ बंच ऑफ शेयर, स्टॉक जो होता है अ बंच ऑफ शेयर। इसीलिए कभी भी देखिएगा जब आईपीओ आप परचेज करने के लिए जाइएगा, तो यू आर परचेजिंग द बंच ऑफ आईपीओ, यानी कि एक दो आईपीओ आपको नहीं मिल रहा है, एक लॉट मिलता है, ठीक है। तो जितना स्टॉक होगा 3, 4, 5, 10 स्टॉक के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। यानी कि अगर 6 शेयर का एक स्टॉक बनाया है वो, तो 6 शेयर का एक स्टॉक है, मतलब एक स्टॉक में आपको 6 शेयर मिल रहा है। अब अगर 5 स्टॉक खरीद रहे हैं, तो 6×5 = 30 शेयर आपको मिल रहा है, ठीक है। 30 शेयर के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो स्टॉक के हिसाब से चलता है, ठीक है। तो वन स्टॉक इज इक्वल टू, सॉरी, इज नॉट इक्वल टू वन शेयर, वन स्टॉक इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन शेयर, ठीक है। 2 शेयर का भी एक स्टॉक हो सकता है, 5 शेयर का भी एक स्टॉक हो सकता है, 10 शेयर का भी एक स्टॉक हो सकता है। ये कंपनी के रेपुटेशन पे, कंपनी के बिल पर डिपेंड करता है कि वो कितने शेयर का एक स्टॉक बना रही है, ठीक है। तो इक्विटी शेयर के बारे में कहा जाता है कि इट इज द ओनर कैपिटल ऑफ कंपनी, ठीक है, विच इज यूज टू जनरेट फंड्स फॉर द बिजनेस, ठीक है। बिजनेस के लिए फंड जनरेट करने के लिए जो है कंपनी क्या करती है, इक्विटी शेयर का यूज करती है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कंपनी के जितने भी मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, चेयरपर्सन होंगे या बोर्ड मेंबर्स होंगे, ठीक है, दैट विल बी इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्वायरिंग इक्विटी शेयर, ठीक है। इवन नाउ अगर क्वालिफिकेशन शेयर की अगर हम बात करेंगे, तो क्वालिफिकेशन शेयर का भी जो है रिक्वायरमेंट इक्विटी शेयर से फुलफिल होगा। अब कहिएगा क्वालिफिकेशन शेयर क्या होता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा आप लोग कुछ कुछ टर्म जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। खास करके जिनको आगे सीएस वगैरह करना होगा, तो सीएस वगैरह के लिए क्योंकि लॉ पेपर है, वहां पर जरूरत पड़ता है, समझ गए। तो क्वालिफिकेशन शेयर जो है, तो इन सब के लिए भी आपको इक्विटी शेयर की जरूरत पड़ती है। इवन आपकी कंपनी अगर ईएसओपी के तहत अगर शेयर अलॉट करती है, या स्वेट इक्विटी शेयर इशू करती है, या राइट इशू शेयर करती है, ठीक है, वो सब आपका इक्विटी शेयर का ही पार्ट है, क्लियर। प्रेफरेंस शेयर कंपनी बहुत रेयरली यूज करती है, खास करके जो लिमिटेड कंपनियां हैं
जो आसानी से फंड रेज कर सकती है वो प्रेफरेंस शेयर बहुत रेयरली यूज करती है, ठीक है। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर क्या है, तो प्रेफरेंस जैसा कि नाम से क्लियर है कि दोज शेयर्स विच प्रोवाइड द प्रेफरेंशियल राइट, ठीक है, दोज शेयर्स which provide the preferential right to the shareholder for getting dividend, ठीक है, before in comparison to equity shareholder, and in case of reduction of company preference shareholder will get payment at first, ठीक है, आफ्टर पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, ठीक है। मतलब कि अगर कंपनी वाइंड अप के लिए जा रही है, मतलब कंपनी बंद होने के कंडीशन पे आ गई, तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को पेमेंट करने के बाद सबसे पहले पेमेंट किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, एंड आफ्टर मेकिंग द पेमेंट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर इफ द अमाउंट इज रेस्ट देन इक्विटी शेयर होल्डर विल गेट द पेमेंट, ठीक है, ये कंडीशन होता है। क्लियर, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए, तो प्रेफरेंस शेयर की अगर हम बात करते हैं तो प्रेफरेंस शेयर को क्लासिफाई किया गया, ठीक है। देयर आर 8 कैटेगरी ऑफ प्रेफरेंस शेयर। फर्स्ट है हमारा क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, उसके बाद पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, उसके बाद रिडीमेबल, एंड देन इररिडीमेबल। These are the 8 कैटेगरी ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर की ये 8 कैटेगरी है, ठीक है। कौन कौन, तो क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, सेकंड है हमारा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग। तो क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर किसको कहेंगे, क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है द काइंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर which get the cumulative right on dividend. It means if in any year if the company is suffering from loss, that time company is not going to declare dividend, but whenever company is getting profit, the preference share will get the dividend in accumulated way. It means the shareholder will get the dividend of the profit year as well as the loss year too, ठीक है। यानी कि जिस साल लॉस हुआ है उस साल का भी जो है डिविडेंड मिलेगा उसको, और जिस साल प्रॉफिट हुआ है उस साल का भी डिविडेंड, मतलब कि दोनों साल जोड़ करके, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर पता कैसे चलेगा कि कितना मतलब किसको डिविडेंड मिल रहा है, तो इसका एक सीधा सा फंडा है कि किसी भी क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के पहले आपको परसेंटेज दिया हुआ रहेगा, ठीक है। जैसे 7% प्रेफरेंस शेयर, 8% प्रेफरेंस शेयर, 9% प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, 12% प्रेफरेंस शेयर, 11% प्रेफरेंस शेयर, ये इस तरीके से क्या होगा, वो लिखा हुआ रहेगा। जैसे नाम के आगे हम लोग लगाते हैं ना, प्रेफरेंस शेयर है ना। नॉन कुमुलेटिव का मतलब क्या है कि जहां पर आपको जिस ईयर प्रॉफिट होगा उस ईयर मिलेगा, जिस ईयर लॉस होगा उस ईयर का डिविडेंड नहीं मिलेगा, जैसे अदर इक्विटी शेयर होल्डर के साथ। उसके बाद पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है कि दोज प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, whose holders will get the right in participation in managerial activities, ठीक है।
बिजनेस का जो मैनेजरियल एक्टिविटीज होगा, खास करके एनुअल जनरल मीटिंग, इन सब में जो है पार्टिसिपेट कर सकेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल का मतलब है जब रिडम्पशन की बात आएगी, कन्वर्टेबल याद रखिएगा ये रिडीमेबल का ही पार्ट है, समझ गए। तो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 55, ठीक है, सेक्शन 55 में क्लियरली ये दिया हुआ है, खास करके जो कंपनियां अपना फंड रेज करती है, ठीक है, याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूं, जो कंपनियां अपने कि कोई भी कंपनी, क्योंकि पब्लिक कंपनियां अपना फंड रेज कर सकती है कहीं से भी, तो बहुत बार जो लिमिटेड कंपनी, समझ गए, लाइबिलिटी लिमिटेड बाई नॉट शेयर्स है, ठीक है, वहां पर क्या करती है वो प्रेफरेंस शेयर के थ्रू जो है फंड रेज करती है। जैसे एल्केमिस्ट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये सब कंपनियां क्या करती है 10 साल 15 साल 20 साल के लिए क्या करती है प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी, और 10 साल 15 साल 20 साल के बाद क्या करेगी उसका रिडम्पशन कर देगी। लेकिन कंडीशन याद रखिएगा, ए कंपनी कैन नॉट इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, विच टाइम पीरियड विल बी मोर देन 20 ईयर्स। मतलब ऐसा कोई भी शेयर इशू नहीं करेगी, मतलब कि प्रेफरेंस शेयर में जिसका रिडम्पशन 20 साल के बाद होगा, हार्डली इन 20 ईयर्स और एट 20th ईयर, ठीक है, द कंपनी हैज टू रिडीम द शेयर होल्डर, सर मतलब कि शेयर। बोलो श्रेष्ठा। तो सर वही वीडियो नहीं आ रहा था। अभी आ गया। यस सर। चलो, तो यहां तक क्लियर है सेक्शन 55। तो कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल का मतलब होता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैन गेट द पेमेंट बैक, ठीक है, रिडम्पशन के केस में आइदर इन कैश, बट इफ इट इज द टर्म ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है कि एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम या तो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दें, इक्विटी शेयर होल्डर बना दें, या उसको डिवेंचर होल्डर बना दें, ठीक है। कन्वर्जन का मतलब ये नहीं है कि हाँ सिर्फ इक्विटी शेयर है। याद रखिएगा कि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर में जो है क्या होगा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, ये जो आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, इट कैन बी कन्वर्टेड in next category of preference share, comma equity share और in debenture कन्वर्ट किया सकता है। रिडम्पशन के लिए हम कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो नहीं आ यानी रहा कि है। वीडियो नहीं आ रही है, सब कुछ अब आ रहा आया है अब वीडियो, आया आ गया आ गया अभी ठीक है। आया। अब देखिए, तो यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम? तो इक्विटी शेयर होल्डर को जैसे पैसा ना देकर के हम क्या किए, कंपनी का इक्विटी शेयर दे दो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, ठीक है। अब इक्विटी शेयर तो होने का मतलब क्या है कि उनका जो है एक परमानेंट जो है पार्टिसिपेशन राइट, वोटिंग राइट, सब कुछ मिलेगा, शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, सब कुछ मिलेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी कुछ पूछना है? बाद में मत बोलिएगा कि हाँ याद नहीं है, ठीक है, थ्योरी थॉरोली पढ़ा रहा हूं, सर एक बार रीड कर दीजिए। ठीक है। तो आपका टोटल प्रेफरेंस है कितना? 8।
cumulative preference share, non-cumulative preference share, participating preference share, non-participating preference share, convertible preference share, non-convertible preference share, उसके बाद redeemable preference share and irredeemable preference share. These are the 8 categories. तो कन्वर्टेबल का मतलब क्या है कि इट कैन बी कन्वर्टेड, मतलब कि एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ दीज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दीज कैन बी कन्वर्टेड, ठीक है, इन इक्विटी शेयर होल्डर। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, सब लोग, किसी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, चलो मेरा एक प्रॉब्लम है उसको क्लियर करो। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रेफरेंस शेयर मींस व्हाट, हमने लिखा है वहां, क्लियर है? एग्जांपल दो जरा। हाँ, अभी तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई ध्यान ही नहीं दिया कि हम क्या लिखे हैं, क्या बोले हैं। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रेफरेंस मींस व्हाट, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है, जैसे कंपनी ने अगर 7% प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखा है, ठीक है, इट कैन बी ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू 8% और 6% और 10% प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। हाँ, समझ गए? तो 8%, 6% और 10% प्रेफरेंस शेयर में इसका कन्वर्जन हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर कंपनी अनेबल हुई, मान लीजिए कि 10 इयर्स के बाद जो इसका रिडम्पशन होना था, ठीक है, और कन्वर्जन के बेस पे, तो कन्वर्जन का ऑप्शन अगर उसके पास है, कंपनी के पास, तो कंपनी क्या करेगी, ऑफर करती है कंपनियां, याद रखिएगा, कंपनियां ऑफर करती है शेयर होल्डर्स को कि आप पेमेंट लेना चाहेंगे या नेक्स्ट कैटेगरी में के शेयर्स में आपको कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि पेमेंट दे देने के बाद तो उसको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। बहुत बार शेयर होल्डर ये भी सोचते हैं कि अगर कंपनी के शेयर्स में पैसा रहेगा तो एटलीस्ट हमारा मनी वहां सेव है और डिविडेंड जनरेट होता हुआ रहेगा। जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो कम से कम एक सर्टेन अमाउंट हमको डिविडेंड के तौर पर मिलता रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए कन्वर्जन के केस में अब नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब है कि अगर 7% का प्रेफरेंस शेयर था, कंपनी जो है पेमेंट नहीं करना चाह रही है, अभी ऑप्शन उसने दिया कि उसने 8% वाले, यानी कि अब कहिएगा कि 8% मतलब 1% डिविडेंड बढ़कर के मिलेगा ना, ठीक है। 1% का मतलब क्या, अगर 1 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट है तो 1000 रुपया प्लस होकर के मिलेगा कम से कम, ठीक है, जब भी डिविडेंड मिलेगा। और कंपनियां साल भर में 2 बार डिविडेंड डिक्लेयर करती है, समझ गए? 2 टाइम्स जो है डिक्लेयर एक ही बार होता है, उसको 2 बार में जो है, ठीक है, पेमेंट करती है, एक 30 सितंबर को और दूसरा 31 मार्च को, क्लियर? तो इस तरीके से आपका जो है प्रेफरेंस शेयर का टर्म है, ठीक है, कि कन्वर्जन जो है किया जा सकता है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, क्लियर है ना? क्लियर, ठीक है। इस बार एक टेस्ट ना सिर्फ थ्योरी का ही ले लूंगा मैं। हाँ बोलो सर, एक बार रिडीमेबल और इरिडीमेबल बता दीजिए ना। रिडीमेबल का मतलब है जिसका रिडम्पशन हो सकता है, और इरिडीमेबल का मतलब है कि कंपनी वैसे प्रेफरेंस शेयर अगर इशू करे जिसका रिडम्पशन, ठीक है, मतलब कि कंपनी के होल लाइफ में नहीं होगा, ठीक है, वो आपका इरिडीमेबल, यानी कि जो आपका सेक्शन 55 के अगेंस्ट में इशू है प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, ओके सर। वो आपका इरिडीमेबल होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो शेयर्स क्लियर हो गया, शेयर्स के बारे में और किसी को कोई डाउट है या आपके पास अगर कोई जानकारी हो? ये तो हुआ कि कंपनी जो है अपने कैपिटल को जिस तरीके से बांटती है। अब ये कि कंपनियां कितने तरीके से कितने मतलब कि और क्या क्या टाइप है शेयर के, ठीक है। तो इक्विटी शेयर के टाइप थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए ऑर्डिनरी शेयर की बात करते हैं हम लोग। सब पढ़ना है, देखो अब इतनी जल्दी जल्दी तो पढ़ा रहा हूं,
अब कितना टाइम लगेगा देखो। तो ऑर्डिनरी शेयर, एक है हमारा जनरल ऑर्डिनरी शेयर, या इक्विटी शेयर कह सकते हैं, जनरल इक्विटी शेयर। सेकेंड है हमारा स्वेट इक्विटी शेयर। थर्ड है हमारा राइट शेयर। ठीक है, अब देखिए सर कैमरा थोड़ा लेफ्ट साइड कर दीजिए। तो जनरल इक्विटी शेयर या ऑर्डिनरी शेयर। तो जनरली कंपनी क्या करती है, अगर शेयर इक्विटी शेयर सिंपली जब इशू करती है उसको हम लोग जनरल इक्विटी शेयर ही कहते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर, इट इज a specific category of the share, ठीक है, of the company where company is raising fund by issuing its equity share within the boundary of the company, ठीक है, which is specially issued to the managerial person, staff, managing directors और क्या बोलते हैं अंडरराइटर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, कंपनी क्या करती है, किसी स्पेसिफिक पर्सन को जब क्या करते हैं, डिस्काउंट पे शेयर इशू करते हैं। याद रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 1956 की अगर बात करें तो अब कंपनी कैन इशू इट्स शेयर एट डिस्काउंट, मतलब कि प्रेस शेयर को डिस्काउंट पे इशू कर सकती थी कंपनी 1956 के अकॉर्डिंग, बट एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, कंपनी रिस्ट्रिक्ट्स इट्स शेयर टू इशू एट डिस्काउंट, मतलब कि कंपनी जो है प्रेस शेयर को जो है डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है, समझ गए। लेकिन उसमें भी स्वेट इक्विटी शेयर का जो कैटेगरी है, सिर्फ और सिर्फ यही एक शेयर का कंडीशन ऐसा है जहां पर कंपनी क्या कर सकती है, शेयर को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। डिस्काउंट पे इशू करना और मार्केट प्राइस से कम पे इशू करना, दोनों में डिफरेंस होता है, याद रखिएगा, क्योंकि एक शेयर और भी है जो डिस्काउंट पे इशू होगा, बट दैट विल बी मोर देन फेस वैल्यू, लेस देन मार्केट प्राइस, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ESOP, पढ़ाऊंगा आगे डिटेल्स में, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान, ठीक है। तो एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन स्कीम कहिए या एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान कहिए, ठीक है। तो एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत कंपनी, जैसे मान लीजिए कि एक शेयर का दाम फेस वैल्यू 10 रुपीज है, ये फेस वैल्यू है, मार्केट वैल्यू कितना है, मान लीजिए कि शेयर का जो है 65 रुपीज है, ये हो गया मार्केट वैल्यू, ठीक है। अब अगर कंपनी जो है अपने एम्प्लॉइज को, ठीक है, इसको क्या कर रहा है, 50 रुपीज में दे रहा है, तो फॉर एम्प्लॉइज है ये, मतलब 15 रुपया का क्या है, डिस्काउंट है, 15 रुपीज का डिस्काउंट है ना। लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर 10 रुपया फेस वैल्यू, 10 रुपये से तो ज्यादा ले रहा है ना, लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर में अगर फेस वैल्यू 10 रुपये का है, ठीक है, तो इसका इशू प्राइस जो होगा कितना होगा, मान लीजिए कि 9 रुपया, ये होगा इशू प्राइस होगा, ठीक है। इशू प्राइस 9 रुपया होगा, 8 रुपया होगा, 7 रुपया होगा, 9.5 रुपया होगा, मतलब 10 रुपया जो फेस वैल्यू उससे कम, ठीक है। ये आपका है स्वेट इक्विटी शेयर। तो स्वेट इक्विटी शेयर कंपनियां किसको देती है, तो स्वेट इक्विटी शेयर कंपनियां जो है मैनेजिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, कंपनी प्रमोटर्स, अंडरराइटर्स, ठीक है, कंपनी अदर मैनेजरियल ऑफिसर्स, इन सबको क्या करते हैं कंपनियां जो है, जैसे कंपनी के सीईओ वगैरह को, ठीक है, या जिनका प्रमोशन हुआ है सीईओ में, उन लोग को क्या करती है कंपनियां जो है डिस्काउंट पर शेयर देती है स्वेट इक्विटी शेयर के तहत, ठीक है। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा है राइट शेयर। राइट शेयर में दो टर्म, ठीक है, एक है राइट टू इशू शेयर, समझ गए,
एक क्या है, राइट टू इशू शेयर। कंपनी को जब कभी भी फंड का रिक्वायरमेंट होगा, कंपनियां क्या कर सकती है, फंड रेज करने के लिए शेयर इशू कर सकती है। ठीक है, दिस इज सो कॉल्ड राइट टू इशू शेयर। ठीक है, सेकेंड है हमारा राइट फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। मतलब कंपनी जब कभी भी शेयर इशू करेगी, फ्रेश शेयर, तो फर्स्ट राइट जो है किसको दिया जाएगा, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होंगे, उस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पहला राइट मिलेगा। ठीक है, कि इफ दे वांट टू एक्वायर, इफ दे वांट टू परचेज, दे कैन। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं राइट शेयर। ठीक है, तो राइट शेयर, राइट टू इशू शेयर, क्लियर, दो सेंस में है, एक कंपनी अपना फंड रेज करने के सेंस में और दूसरा शेयर होल्डर के सेंस में। तो शेयर होल्डर को प्रायोरिटी मिलेगा, प्राइमरी राइट मिलेगा जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, कि अगर कंपनी शेयर इशू की, जैसे मान लीजिए कि हम 200 शेयर कंपनी का खरीदे हुए और उसी जिस कंपनी का शेयर मैं खरीदे हुए हूँ, उस कंपनी ने दोबारा अगर शेयर इशू किया है, ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी मुझे मिलेगी। अगर मैं शेयर के लिए अप्लाई करता हूं तो पहले मुझे अलॉट किया जाएगा, उसके बाद ही जो है, या जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होंगे पहले उनको अलॉट किया जाएगा, उससे जो बचेगा तो फिर अदर पब्लिक को जो क्या करेगी, कंपनी शेयर इशू करेगी। ठीक है, शेयर अलॉट करेगी। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आइए आगे देखते हैं हम लोग शेयर कैपिटल। उससे पहले मैं सोचता हूं कि प्लेसमेंट बता दूं, प्लेसमेंट ऑफ शेयर। चलिए प्लेसमेंट ऑफ शेयर ये देख लीजिए, उसके बाद शेयर कैपिटल डिस्कस करेंगे। अब देखिए, तो प्लेसमेंट ऑफ शेयर की अगर हम बात करते हैं, तो कंपनी जो है शेयर को दो कैटेगरी में प्लेस करती है, दो तरीके से। ठीक है, प्लेस करने का मतलब है इशू करना। ठीक है, तो कंपनियां जो है उसके पास दो ऑप्शन होता है शेयर इशू करने का। एक होता है पब्लिक प्लेसमेंट, दूसरा प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, तो पब्लिक प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स एंड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। पब्लिक प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स किसको कहेंगे, क्या है? पब्लिक प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि कंपनी इज इशूइंग शेयर इन ओपन मार्केट। ठीक है, प्रोस्पेक्टस जो है ओपन मार्केट में इशू हुआ है, एंड एनी वन कैन अप्लाई। ये आपका कहलाता है पब्लिक प्लेसमेंट ऑफ शेयर। ठीक है, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर का मतलब है कि कंपनी क्या करती है, किसी पर्टिकुलर कंपनी को या इंडिविजुअल को शेयर जब इशू करती है, तो इसको कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। ठीक है, आगे जब शेयर बनवाना शुरू करेंगे तो फिर बताते। चलिए आगे लोग, तो पब्लिक प्लेसमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट क्लियर? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब किसी पर्सन को, आइदर दैट इज लिविंग इंडिविजुअल, इट मीन्स ह्यूमन बीइंग, और आर्टिफिशियल, यानी कि कंपनी, फर्म, किसी को भी कंपनी अगर अपना शेयर अलॉट करती है तो उसको हम लोग कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, जैसे कंपनी शेयर क्यों इशू करेगी, तो कंपनी शेयर इशू करके फंड रेज करने के लिए। अब अगर कंपनी जो है फंड रेज करने के लिए शेयर इशू किया, तो कंपनी के पास जितना भी पैसा आएगा उस पैसे से कंपनी क्या करेगी, ऐसा थोड़ी है कि बैठ करके उसको भुंजा फाड़ना है। एसेट्स एक्वायर करना है, प्लांट लाना है, मशीनरी खरीदना है, ठीक है, बिल्डिंग वगैरह बनाना है, फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करना है, इन्हीं सब के लिए ना शेयर इशू करेगी कंपनी। तो जब इन सब के लिए कंपनी शेयर इशू कर रही है, ठीक है,
तो बहुत बार क्या होता है कि कंपनियां जो है पब्लिकली शेयर ना इशू करके उन कंपनियों को शेयर इशू कर देगी डायरेक्ट वे में, जिससे वो प्लांट एक्वायर किया, जिससे वो एसेट्स एक्वायर कर रहा है। क्योंकि अगर शेयर इशू करते हैं तो शेयर इशू करके फंड रेज होगा, उस फंड को फिर हम पेमेंट करेंगे। उससे अच्छा है कि हम डायरेक्ट जो है शेयर दे दें, हो सकता है ना। तो कंपनियां क्या करती है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स करती है। क्लियर, यहां तक में तुझे कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। अब आइए शेयर कैपिटल। सबसे ज्यादा जरूरी चीज, क्योंकि इस शेयर कैपिटल से रिलेटेड आपको क्या मिलेगा, तो एक 4 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा बैलेंस शीट का। ठीक है, एग्जाम्स में भी जो है हमेशा बैलेंस शीट से 4 या 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो शेयर कैपिटल अगर नहीं समझ में आएगा तो, क्योंकि वहां शेयर कैपिटल का ही जरूरत है। हाँ, अभी हम टाइप्स ऑफ कैपिटल हम समझा दें, फिर हम जब बनवाना शुरू करेंगे तो फिर हम बताएंगे। ठीक है, लेकिन टाइप्स ऑफ कैपिटल तो जान गई। चलिए देखिए, तो शेयर कैपिटल की अगर हम बात करते हैं, शेयर कैपिटल मीन्स क्या है, तो द काइंड ऑफ कैपिटल विच कैन बी क्रिएटेड बाय रेजिंग बाय इशूइंग शेयर। ठीक है, यानी कि शेयर इशू करके जो भी कैपिटल हम रेज करते वही शेयर कैपिटल कहलाता है। अब देखिए कि शेयर कैपिटल को हम लोग क्लासिफाई करते हैं, तो देयर आर 5 कैटेगरी ऑफ शेयर कैपिटल। फर्स्ट है हमारा ऑथोराइज्ड कैपिटल, सेकेंड है इशूड कैपिटल, थर्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, फोर्थ कॉल्ड अप कैपिटल, एंड फिफ्थ पेड अप कैपिटल। ये आपका 5 कैपिटल होता है। एक होता है रिजर्व कैपिटल, ठीक है, दैट इज द पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, जब कॉल्ड अप कैपिटल डिस्कस करेंगे उसी में क्लियर हो जाएगा। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल को हम लोग दूसरे टर्म में रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, या इसी को हम लोग नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। तो ऑथोराइज ये या रजिस्टर्ड कैपिटल कहिए या नॉमिनल कैपिटल कहिए, तीनों का एक ही मतलब है, ऑथोराइज्ड कैपिटल। यहां तक में कोई दिक्कत? आप देखिए कि ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या है। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है कि द कैपिटल फॉर विच अ कंपनी इज ऑथोराइज्ड टू इशू इट्स शेयर टू रेज फंड। मतलब मैक्सिमम कैपिटल जहां तक कंपनी क्या कर सकती है, फंड रेज कर सकती है, वो सब क्या कहलाएगा, हमारा ऑथोराइज्ड कैपिटल कहलाएगा। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है? ठीक है, तो ऑथोराइज्ड कैपिटल यहां तक में कोई दिक्कत? अब देखिए कि रजिस्टर्ड कैपिटल क्यों कहते हैं इसको। तो रजिस्टर्ड कैपिटल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि याद रखिएगा हमेशा, ठीक है, कि कंपनियां, ठीक है, दिस कैपिटल इज डिस्क्लोज इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी जो कैपिटल डिस्क्लोज करती है कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अंडर कैपिटल क्लॉज। तुम तीनों पीछे बैठ करके अगर गप करोगे और मोबाइल चलाओगे तो फिर यही होगा, या गप कर रही हो। ठीक है, देखो, तो रजिस्टर्ड कैपिटल की अगर हम बात करें, अब इधर उधर करना बंद करो। ठीक है, तो रजिस्टर्ड कैपिटल की अगर हम बात करें, तो रजिस्टर्ड कैपिटल क्या है। तो रजिस्टर्ड कैपिटल का मतलब है कि
कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, जो भी कैपिटल डिस्क्लोज करती है, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, ऑथोराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल कहलाएगा। जैसे अगर किसी कंपनी ने अगर रजिस्टर्ड कैपिटल के तौर पर लिखा कि वो उसके कंपनी का टोटल कैपिटल कितना होगा, तो 50 लाख करोड़, ठीक है, 50 लाख करोड़, तो 50 लाख करोड़ रुपया, 1-2 करोड़ की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ 1 करोड़ में जो है इतना हो जाता है, यहाँ 50 लाख करोड़ है, समझ गए। तो अगर क्वेश्चन में दे दिया कि रजिस्टर्ड कैपिटल जो है 50 लाख करोड़, मतलब कि उसका रजिस्ट्रेशन उस कैपिटल के लिए हुआ है, यानी कि कंपनी मैक्सिमम जो है इससे ज्यादा शेयर के लिए ऑथोराइज नहीं है। तो चूंकि इससे ज्यादा शेयर, इतना इससे ज्यादा कैपिटल अपने इससे ज्यादा कैपिटल जो है कंपनी जो है नहीं रख सकती है, इसीलिए इसको ऑथोराइज कैपिटल भी कहते हैं, यानी कि कंपनी को कितने कैपिटल के लिए ऑथोराइज किया गया है, तो कंपनी को ऑथोराइज किया गया है 50 लाख करोड़ रुपया के लिए, यानी कि कंपनी अपने पूरे लाइफ में कितना कैपिटल तक पहुंच सकती है, तो 50 लाख करोड़, इससे ज्यादा नहीं, समझ गए। और चूंकि इसी कैपिटल पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। और इसको नॉमिनल कैपिटल इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज एलिफेंटा टीथ, मतलब समझ लीजिए हाथी का दांत है, दिखाने के लिए और कुछ खाने के लिए कुछ और। कंपनी में एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, पोजीशन बनाए रखने के लिए शेयर का 51% आपके हैंड में होना जरूरी है। अगर 51% आपके हैंड में नहीं रहेगा तो याद रखिएगा कि आपका कंट्रोलिंग पावर, मैनेजरियल डिसीजन, हर एक चीज जो है दूसरे के हाथ में जा सकता है, ठीक है, पैरेलल मैनेजमेंट चल सकता है। अगर मान लीजिए कि 50% शेयर इशू कर दिया गया, तब फिर क्या होगा, कंबाइंड डायरेक्टर होगा, ठीक है, 2 मैनेजिंग डायरेक्टर होगा और दोनों को अपना जो है दोनों के ओपिनियन के हिसाब से काम चलेगा, समझ गए। इसीलिए कंपनियों में देखिएगा हमेशा, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो या कोई भी, हर एक जगह पर अपना कंपनी पर ओनरशिप पोजीशन बनाए रखने के लिए कंपनी क्या करती है, 51% शेयर जो ओनर है अपने पास रखता है, बाकी के 49% शेयर को ही क्या करता है, कंपनी इशू कर सकता है, ठीक है। अब उस 49% शेयर्स में भी याद रखिएगा कि कंपनी 49% में 49% शेयर नहीं इशू करती है। कभी कभार बहुत जरूरत होगा तब कंपनी क्या करेगी, 2%, 5%, 7%, 10% कंपनियां क्या करती है, शेयर इशू करती है। जैसे अभी LIC ने क्या किया, मात्र अपना 2% शेयर इशू करके तकरीबन 9,000 करोड़ रुपया जो है अर्न किया, 9,000 करोड़ रुपया, 1-2 करोड़ की बात नहीं कर रहा है, समझ गए ना, 9,000 और उस पर करोड़। तो सोचिए कि इतना कैपिटल मात्र 2% शेयर इशू करके जो है जनरेट कर दिया, समझ गए। तो अभी 49% पहुंचने में तो टाइम लगेगा ना, इसीलिए तो नॉमिनल कैपिटल क्या होता है, सिर्फ शो ऑफ के लिए होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नॉमिनल कैपिटल। इज इट क्लियर, यहां तक में किसी कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या। चलिए नेक्स्ट है हमारा इशूड कैपिटल, ठीक है। इशूड कैपिटल की अगर हम बात करें तो इसको हम दूसरे टर्म में ऑफर्ड कैपिटल भी कहते हैं। ऑफर्ड कैपिटल, अब ऑफर्ड कैपिटल क्या है, तो कंपनी जितने कैपिटल के लिए शेयर इशू की है मार्केट में, जितना फंड रेज करना है उसके हिसाब से कंपनी ने जितना शेयर इशू किया है मार्केट में, वो क्या कहलाएगा, आपका ऑफर्ड कैपिटल कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि कंपनी को जो है 1 करोड़ रुपया का जरूरत है, कंपनी ने अपना एक शेयर का वैल्यू रखा 50 रुपया, ठीक है, एक शेयर का वैल्यू कितना रखा है कंपनी, 50 रुपया, तो फेस वैल्यू है कंपनी का 50 रुपया पर शेयर, ठीक है। अब कंपनी को कितना रुपया चाहिए, 1 करोड़ रुपया चाहिए, 1 करोड़। तो 1 करोड़ के लिए कंपनी कितना शेयर इशू करेगी, ये बताइए। तो 1 करोड़ में 50 से डिवाइड कर दीजिए, खड़ो खड़ो खड़ो, अरे डिवाइड नहीं पूछ रहे, हम जान रहे नहीं आता है तुमको, खड़ो। 1 करोड़ में कितना जीरो होता है,
हमको क्या पता, जीरो गड़बड़ होगा तो जानते हैं यहाँ शेयर का वैल्यू पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, बैठ जाइए सर। हाँ हाँ, यहाँ गड़बड़ होगा जीरो में, हम जान रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम जान रहे हैं ना कौन कौन गड़बड़ करेगा। तो क्योंकि एक दो बार हो चुका है, एक दो स्टूडेंट वही मन भर जीरो देता था, जब जितना मन किया उतना जीरो दिया लाख करोड़ में। तो आप लोग वो हल मत कीजिएगा। 1 करोड़ में 7 जीरो, 7 जीरो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 1 करोड़ में 7 जीरो। अब आपको क्या करना है, तो टोटल आपके पास एक शेयर का दाम आपका 50 रुपया है। एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल हो गया ना, 5 दूनी 10, ठीक है, 5, यानी कि 2 लाख शेयर इशू करेगा। और 2 लाख शेयर इशू करके कंपनी कितना फंड रेज करेगा, 1 करोड़। ठीक है, तो 2 लाख शेयर जो होगा क्या होगा, इशूड शेयर कहलाएगा या ऑफर्ड शेयर कहलाएगा। और जितना फंड रेज होगा उससे वो क्या कहलाएगा, शेयर कैपिटल कहलाएगा, यानी इशूड कैपिटल कहलाएगा या ऑफर्ड कैपिटल कहलाएगा। 1 करोड़ रुपया के लिए कंपनी क्या कर रही है, शेयर ऑफर कर रही है, शेयर इशू कर रही है। इज इट क्लियर? यहां तक में कोई दिक्कत? बोलिए। क्या दीक्षा? स्टॉप कर दे क्लास?